नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सिंह एक बार फिर से परीक्षा दृष्टि के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मूल विधि विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आपको पता ही है, पहला क्लास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से समस्या आई थी आपकी क्लास में, तो इसीलिए ये क्लास जो आपकी जा रही है, तो ये 7वीं क्लास होगी मेरी मूल विधि की। और मूल विधि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसका पिछला क्लास 6ठी क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस कराया है और उसके बाद आज 7वीं क्लास में भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और अगली क्लास में भी मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा। इससे क्या होगा भाई कि आपको क्वेश्चंस हल करने की क्षमता पता चलेगी कि आपने जितना पढ़ा है वास्तव में उससे आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है और पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सही उत्तर बताइए। बेईमानी का मतलब क्या होता है? बेईमानी आपको मैंने बताया किस धारा में भाई? बेईमानी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बताया था धारा 24 में। यही तो धारा 24 में मैंने आपको बेईमानी पढ़ाया। तो भैया धारा 24 में जब बेईमानी है तो बेईमानी का अर्थ क्या होता है? तो पहला विकल्प कह रहा है सदोष लाभ के लिए, दूसरा विकल्प कह रहा है सदोष हानि के लिए। भैया केवल हम अपना लाभ करेंगे तो किसी न किसी का क्षति भी तो करेंगे, तभी तो बेईमानी होगी। भाई किसी का गलत नियत से हम अगर वस्तु अपने पास रख लें बेईमानी पूर्ण आशय से, तो उस वस्तु की सामने वालों को क्षति भी तो हो गई, हमारी कोई क्षति हुई नहीं हुई ना। तो ये दोनों विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए आपके। अब देखिए भाई, किसी का सदोष लाभ, किसी सदोष लाभ या सदोष हानि का क्या होता है? आशय होता है बेईमानी। बेईमानी क्या होता है भाई? सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को लाभ होगा तो एक व्यक्ति का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चंस है वो देखें, भारतीय दंड संहिता धारा 24। अभी मैंने बताया कि धारा 24 में बेईमानी शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो कहा गया कि एक व्यक्ति का सदोष अभिलाष कारित करना, यहाँ पे सदोष अभिलाप की बात हो गई, यहाँ पर भी सदोष हानि। विकल्प देख लीजिए सेम है। क्वेश्चंस कितना भी आप पर प्रेशर बनाए, आपको अपने उत्तर से विचलित नहीं होना है। देखिए, एक व्यक्ति का सदोष लाभ और अन्य व्यक्ति का सदोष क्या होता है भाई? हानि कारित करे, तो वही क्या है? आपका बेईमानी है। तो ये देखिए बिल्कुल आपकी परिभाषा आ गई कि एक व्यक्ति का सदोष लाभ होना चाहिए और अन्य व्यक्ति का सदोष क्या होना चाहिए? हानि होनी चाहिए। तब वहां पर क्या होती है? बेईमानी होती है। तब वहां पर क्या होता है भाई? बेईमानी होती है। और आपको पता ही है इसे धारा कौन सी धारा में परिभाषित किया गया? 24 में परिभाषित किया गया। तो धारा भी याद होना चाहिए, परिभाषा भी याद होनी चाहिए। पता चला कि आप जानते हैं कि बेईमानी क्या होता है, आप जानते हैं कि बेईमानी क्या होता है, लेकिन आप उदाहरण से जानते हैं। भाई कोई किसी की जमीन पर जाकर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, वो बेईमानी ही है ना, लेकिन आप उदाहरण जानते हैं। अब देखिए, उसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उसे जमीन का क्या? आपका तो जमीन जो कब्जा कर रहा है उसका जमीन का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन जो जिसका जमीन जा रहा है उसका क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो वही देखिए परिभाषा सी दिया हुआ है। ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखे भाई, कपटपूर्ण। कपटपूर्ण को जो परिभाषित किया गया है भाई, ये आपका धारा 25 में परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन विकल्प जो आए 20 में मैंने क्या बताया था आपको? न्यायालय बताया। 20 में मैंने क्या बताया? न्यायालय बताया। और 24 में अभी आपने क्या पढ़ा? 24 में आपने क्या पढ़ा भाई? बेईमानी पढ़ा था। धारा 24 में क्या पढ़ा? बेईमानी पढ़ा था। और 25 में आपने क्या पढ़ा? कपटपूर्ण। 25 में आपने क्या पढ़ा? कपट पूर्ण पढ़ा। और 23 में आपको पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि यह धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए भाई, ये 3 धाराएं मैंने पढ़ाई थी और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं नहीं कह रहा कि मैंने धारा 23 भी आपको पढ़ाया है, मैंने धारा 23 बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी देखिए 4 विकल्पों में से आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया। तो यह भी आपको सीखना पड़ेगा। कभी कभी 4 विकल्प में से आपके कुछ विकल्प पढ़ाए नहीं गए होते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर करने का भी कोशिश कर सकते हैं और यह क्षमता अच्छी तैयारी से आती है। क्लियर। आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चंस पे चलें। देखें अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही कौन सा युग्म सुमेलित है? भाई मूल्यवान प्रतिभूति की बात कर रहा है। मूल्यवान प्रतिभूति आपने किस धारा में पढ़ा है? मूल्यवान प्रतिभूति आपने धारा 30 में पढ़ा है। कूटकरण किस धारा में पढ़ा है भाई? कूटकरण आप धारा 28 में पढ़े हैं। कूटकरण धारा 28 में पढ़े हैं। दस्तावेज किस धारा में पढ़े हैं भाई? दस्तावेज आप धारा
32 में पढ़े हैं। लोप किस में पढ़े भाई? लोप कार्य का लोप होना, कार्य होना, धारा 33 में पढ़े हैं। कौन सी धारा में पढ़े हैं भाई? 33 में पढ़े हैं। तो भैया अब इनमें से आप विकल्प मिला लीजिए कि कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा आंसर सही हो रहा है, वही उत्तर होगा आपका। तो कूटकरण धारा 28, मैंने आपको बताया था कोडिंग, किसी की कॉपी करना, किसी का कॉपी करना। भाई पता चला कि हम परीक्षा जो दृष्टि हमारी ये संस्थान है या प्रकाशन कर रही है, अपनी पुस्तक निकाल दी, मेरी पुस्तक मूल विधि की मार्केट में जा रही है परीक्षा दृष्टि की तरफ से, और पता चला उसी किताब को सेम टू सेम दूसरा कोई निकाल दिया, दूसरे पब्लिकेशन ने, दूसरे राइटर के नाम पे, तो कॉपीराइट का अपराध हो जाता है, या क्या हो जाएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? कूटकरण कहते हैं। आप लोग रीजनिंग में इसका प्रयोग करते होंगे। चले भाई आगे, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता एक ही बात है दोनों, आप यहाँ पे भटकेंगे नहीं। 34 निर्धारित करता है। देखिए भाई, मैंने धारा 34 पढ़ाते हुए कहा 4 व्यक्ति या इससे अधिक, 4 व्यक्ति या इससे अधिक, 4 व्यक्ति से अधिक। तो 4 व्यक्ति, मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति है, वह मेरा हत्या करने का कार्य करता है, हत्या करने का वो प्लान बनाते हैं, और वो मेरे ऑफिस में घुस करके 2 व्यक्ति मेरी हत्या करते हैं, और 2 व्यक्ति गेट पर देख रहे हैं कि कोई आए ना आए। तो देखिए भाई, चारों ने मिल करके मेरी हत्या की है। जिस व्यक्ति ने गोली मारी है और जो बाहर व्यक्ति खड़ा है देख रेख में, वह भी उसी प्रकार से दोषी है जितना कि गोली चलाने वाला व्यक्ति दोषी है, ठीक ना? उसी प्रकार से वह भी उस अपराध में शामिल माना जाएगा जितना कि गोली चलाने वाला व्यक्ति या चाकू चलाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि चारों के मस्तिष्कों का यहां पर क्या था? मिलन था। तो भाई इसको कैसा उत्तरदायित्व आप मानेंगे? संयुक्त उत्तरदायित्व मानेंगे ना। जब एक से अधिक व्यक्तियों का मिलन हो गया तो वहां पे संयुक्त उत्तरदायित्व ही तो हो गया। तो आपका आंसर क्या होता है? संयुक्त उत्तरदायित्व यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? तो अभी अभी मैंने बताया धारा 34 में दिया गया है। सामान्य आशय से संबंधित किस धारा में दिया गया भाई? धारा 34 में दिया गया है। चलें अगला देखें भाई, 4 आदमी सामान्य आशय से, यहाँ पे कोई शब्द है, कोई अपराध करते हैं, वे सभी उत्तरदायी हैं, वह सभी उत्तरदायी हैं पृथक रूप से। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? संयुक्त रूप से। यह क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, यह क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, पीछे अभी अभी पढ़ा है आपने। चले भाई आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वाद में न्यायालय ने सामान्य आशय और समान आशयक, इसका आशयक का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? उद्देश्य लिख सकते हैं, उद्देश्य लिख सकते हैं, ठीक ना? तो देखिए भाई, इस किस में अंतर स्पष्ट किया गया? क्या स्पष्ट किया गया? अंतर स्पष्ट किया गया। तो आप कह देंगे महबूब शाह बनाम सम्राट, महबूब शाह वर्सेस किंग के मामले में अंतर स्पष्ट किया गया था, और बरिंद्रनाथ घोष के मामले में क्या दिया गया था भाई? स्पष्टीकरण दिया गया था। बरिंद्रनाथ घोष के मामले में क्या दिया गया? स्पष्टीकरण दिया गया था। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, वरिंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट संबंधित है तो सामान्य आशय के किससे? सिद्धांत से, क्योंकि इसमें क्या दिया गया? स्पष्टीकरण दिया गया था, स्पष्टीकरण दिया गया था, अभी अभी मैंने बताया। तो सामान्य आशय का सिद्धांत किस मामले में आया? बरिंद्रनाथ घोष में आया। और इन सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य का सिद्धांत में अंतर कहां से आया भाई? सामान्य आदेश का सामान्य उद्देश्य का जो अंतर आया वो कहां से आया? महबूब शाह वर्सेस किंग मामले में से आया था। चले भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यक्स वाई जेड, यक्स है एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति वाई है, ये दोनों मिल करके जेड की क्या करते हैं? हत्या करने जाते हैं। भाला किसके हाथ में है? भाला कौन चला रहा है भाई? एक्स चला रहा है। यक्स के हाथ में क्या है? भाला लिया हुआ है, और वह जेड पर कोई वार नहीं करता है, चुपचाप भाला लेकर क्या है? खड़ा है। और जो वाई है, जो इसके साथ गया हुआ है, वह वाई जेड को क्या कर देता है? मार डालता है। मतलब वाई जेड की क्या करता है भाई? हत्या कारित कर देता है। भाला किसके हाथ में था? भाला आपको पता ना, यक्स के हाथ में भाला था, लेकिन हत्या कारित कौन कर रहा है? वाई कारित कर रहा है हत्या, और ये केवल भाला लेके जनाब खड़े हैं। अब बताएं कि हत्यारा कौन हुआ भाई? तो ए और बी, यहां पे देखें आप, जेड की हत्या के लिए केवल वाई दोषी है,
अब ये कह रहे हैं जेड की हत्या के लिए केवल वाई दोषी है, क्योंकि वाई जेड को क्या करता है, मार डालता है। लेकिन मेरे भाई मारने तो ये दोनों गए हैं ना, यक्ष और वाई दोनों ही तो मारने गए थे। अगर वाई नहीं मारता तो भाला लेके ये भी तो खड़ा था, ये भी तो मार सकता था। तो जेड हत्या के लिए यक्ष और वाई दोनों दोषी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यक्ष ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, नहीं, इनके मस्तिष्कों का मिलन था, प्री योजना थी, पहले से बनाई गई योजना थी कि हम आज उसको मार देंगे, ठीक ना। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर केवल बिल्कुल सही है, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको गलतफहमी क्रिएट करवाता है, ठीक ना। तो आपको इसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। चले भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित किया गया सर्वश्रय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सर्वश्रय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही है भाई, डी। कारण देखें आप, किसी व्यक्ति को आश्रय देना, किसी व्यक्ति के प्रवाहन का साधन देना। भाई आश्रय का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के कार्य को सरल बना देना, किसी व्यक्ति के कार्य को सरल बना देना। तो अपराध के लिए जाने से पूर्व उसके किए जाने कार्य को क्या कर देंगे, सरल बना देंगे। भैया हम किसी बैंक के गार्ड हैं, पता लगा कि आज हमारे दोस्त उस बैंक में डाका डालने वाले हैं, तो हमने बैंक का ताला लगाना ही नहीं जरूरी समझा, बैंक का हम ताला ही नहीं लगाया, तो हमने क्या कर दिया, श्रश्रय कर दिया। हमने क्या कर दिया, श्रश्रय कर दिया। चले भाई, मतलब हमने उनके कार्य को क्या किया, उन्हें ताला भी नहीं तोड़ना पड़ा, आराम से डकैती कर लिए। तो ये क्या हो गया, उनके कार्य को मैंने आसान बना दिया। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया है कि धारा 53 के तहत दंड का विषय क्या है भाई, दंड के विषय के बारे में मैंने बताया था कि आरंभ में दंड के विषय कितने थे, 6, वर्तमान में दंड के विषय कितने हैं, 5। देख ले दंड के विषय कितने हैं, मैंने कहा था एक मृत्यु दंड होता है, एक आपका आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास होता है, और जो मतलब निश्चित कर दिया गया है, ये जो तीसरा वाला था इसे निश्चित कर दिया गया, और यह वर्तमान में धारा किसमें है, धारा 303 में है। इसमें क्या है कि यदि कोई आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति है और वह किसी की मृत्यु कारित करे तो उसे सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैंने आसाराम का उदाहरण भी लिया था बाबा जी का। उसके बाद देखें ये निश्चित हो गया, फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को कारावास से भी दंडित कर सकते हैं। इसके बाद क्या भाई, किसी व्यक्ति पर हम क्या लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। और इसके बाद 5वां क्या था, कुर्की कर सकते हैं किसी व्यक्ति के संपत्ति की, किसी व्यक्ति का संपहरण भी कर सकते हैं। इतने प्रकार का ही दंड दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है। तो भैया संपत्ति का संपहरण अर्थात क्या, इसे साधारण सी भाषा में पढ़ाता हूं आपको, कुर्की पढ़ाता हूं। प्रताड़ना, अर्थदंड, अर्थदंड का क्या मतलब हो जाएगा भाई, जुर्माना, अर्थदंड का क्या मतलब हो जाएगा, जुर्माना। और कारावास, कारावास मैंने आपको पढ़ाया ही, तो जुर्माना भी आ गया आपका, कारावास भी आ गया, जुर्माना भी आ गया, कारावास भी आ गया, और संपत्ति का संपर्ण कुर्की भी आ गया। तो ये तो तीनों दंड की बात हो गई। तो कौन सा बात नहीं आ रहा है भाई, प्रताड़ना। तो आंसर आपका क्या सही हो गया, प्रताड़ना। प्रताड़ना आपका आंसर बिल्कुल सही है। चले भाई आगे, भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया भाई, धारा 53 के अंतर्गत दंड का कौन सा प्रावधान नहीं है। तो मैंने आपको 5 दंड बता दिए थे, कुल 6 दंड बताया मैंने, एक को बताया कि एक निश्चित है। 5 दंड में से जो नहीं आ रहा होगा वही बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो भैया हमने यही वाला तो नहीं बताया आपको, निर्वासन। निर्वासन का मतलब है देश निकाला कर देना। तो देश निकाला का दंड तो हम नहीं दे सकते, वो तो सरकार चाहे तो कर सकती है। अगर आपने संविधान में नागरिकता ढंग से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि सरकार चाहे तो किसी को भी देश की नागरिकता से वंचित कर सकती है। क्लियर है ना। चलें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता धारा 53 के अधीन मान्य दंड नहीं है। देखें फिर से क्वेश्चन उसी तरह का है, और बस देश निकाला आ गया, निर्वासन के समय पे कहा गया भाई देश निकाला आ गया, यह विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी का तो आपको पता ही है, ये सब दंड के विषय हैं, ये अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा, ठीक ना। तो चले आगे,
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? फिर से देखें, आ गया भाई देश निकाला, तो फिर से आपका आंसर यही सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, तो आगे चलते हैं, इस पे समय नहीं देंगे। आजीवन कारावास का अर्थ है, देखिए भैया, किसी को अगर आजीवन कारावास हो जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि 62 साल की उम्र तक वह जेल में रहेगा। तो क्या भैया 62 साल से अधिक उम्र अगर 63 साल वाला किसी की हत्या कारित करता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है? मतलब तो यही निकला ना। बहुत लोग ये जानते हैं, बहुत लोग गलतफहमी में हैं कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष का हो जाए तब तक जेल में रहेगा, उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब 62 प्लस वर्ष का व्यक्ति यदि किसी की मृत्यु कारित करे तो क्या उसे आजीवन कारावास नहीं देंगे? देंगे ना। तो भैया आजीवन कारावास का मतलब आज समझ लीजिए और कभी मत भूलिएगा कि आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन पर्यंत तक। आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है? जीवन पर्यंत तक, जब तक वह जीवित है तब तक वह आजीवन कारावास से दंडित रहेगा। अच्छे, वो अलग बात है कि अच्छे चाल चलन की वजह से हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, वो तो अलग बात है, वो तो मर्सी वाली बात आ गई, दया वाली बात हो गई वो। क्लियर? आगे चलें, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। इस आजीवन कारावास को मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि यह दंड कैसा है भाई, आजीवन कारावास का दंड कैसा है? निश्चित नहीं है। और तो निश्चित नहीं है तो क्या मतलब हो गया भाई? अनिश्चित है। भाई ये बताएं कि क्या किसी का जीवन निश्चित है क्या? किसी का जीवन तो निश्चित नहीं है ना, कभी भी वो मर सकता है। कोई 62 साल से पहले भी मर जाएगा, 62 साल के बाद भी कभी भी मर सकता है, निश्चित तो है ही नहीं। जब निश्चित नहीं है तो ऐसे दंड को हम क्या कह देते हैं? अनिश्चित दंड कह देते हैं। ऐसे दंड को क्या कहेंगे? अनिश्चित दंड कहेंगे। चलें भाई अगली क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भाई आप लोग अक्सर क्लासरूम में यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर जी अच्छा ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगा दिया जाए कि वह व्यक्ति जुर्माना भर ही ना पाए। आपको पता ही है दंड कैसे दिया जाता है। किसी को दंड दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि आपको 6 माह का कारावास, 6 माह का कारावास प्लस आपको जुर्माना लगा दिया गया। यही तो मतलब कहा जाता है ना कि 6 माह के कैदे बामुशक्कत आपको जुर्माना भी इतना भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा जाता है जज मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा। तो भाई जब 6 माह का कारावास हो गया और आप पे जुर्माना भी लगा दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि आप तो इस काबिल ही नहीं है, आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत ही नहीं है कि जुर्माना भर सके। तो अगर आप जुर्माना नहीं दे पाएंगे तब क्या होगा भाई? तो वही क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है कि जुर्माना यदि आप नहीं देते हैं तो ये जो 6 माह का कारावास है इसका 1/4 हिस्सा आपका किस में बदल जाएगा भाई? कारावास में बदल जाएगा। तो अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो इसका 1/4 हिस्सा मतलब आपका कारावास बढ़कर कितना हो जाएगा भाई? लगभग 7.5 माह का हो जाएगा। यही तो आएगा ना। गणित नहीं आती भाई, मैं मूल विधि संविधान का विषय पढ़ाता हूं बस, ठीक ना। गणित मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा कि 7.5 माह आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर ना। 7.5 माह की उसे क्या कर दी जाएगी? कारावास को कर दिया जाएगा। तो उसे 1.5 साल की कारावास किस लिए कर दी गई? आपको पता है 1.5 साल की कारावास किस लिए कर दी गई? जुर्माने के लिए कर दी गई। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। देखें, यदि अपराध, कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय है, अपराध, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के कारण दशा के लिए वह न्यायालय में अपराधी कारावासित करने का निर्देश दे दिया गया। मतलब व्यतिक्रम का मतलब कि वह भर ही नहीं पा रहा है, जो जुर्माना लगाया गया है, जो जुर्माना लगाया गया वह भर नहीं पा रहा है, तो उसके कारावास की अवधि कितनी हो जाएगी? उसके कारावास की जुर्माने के बदले में अवधि कितनी हो जाएगी? तो 1/4। उसको जो पहले से कारावास की सजा दी गई है उसकी 1/4 हो जाएगी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। देखिए धारा एकांत परिरोध पहले हम जानते हैं। एकांत परिरोध के बारे में मैंने बात किया भाई। एकांत, एकांत का मतलब होता है कि
सन्नाटे सुनसान स्थान पर, बिल्कुल जहां पर कोई न जाता हो। मैंने एकांत की बात, प्रायश्चितकरण दंड पढ़ाते हुए मैंने एकांत की बात करी थी आपसे। प्रायश्चितकरण दंड पढ़ाते हुए मैंने जब एकांत की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको जब एकांत परिरोध दिया जाएगा, जब आपको प्रायश्चितकरण दंड दिया जाएगा तो एक ऐसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा जहां पर सिर्फ आपको भोजन दिया जाएगा, ना तो कॉपी पेन होगा ना पेपर होगा। मतलब आपको देश दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं होगा। एकांत का मतलब होता है सुनसान जगह पर परिरोध। परि का मतलब क्या होगा भाई? परि का मतलब क्या होता है? परि मतलब चारों तरफ, समझते हैं ना? वातावरण तो पढ़ ही रहे हैं, पर्यावरण में परिधन आवरण, चारों तरफ। उसी तरह परि का मतलब क्या हो गया? चारों तरफ। उसके बाद देखें भाई रोध, रोध का मतलब क्या होता है भाई? रुकावट। मतलब चारों तरफ से आपने क्या कर दिया? उसे रुकावट कर दिया है। कितने दिनों तक अधिकतम कर सकते हैं भाई? तो अधिकतम कितने दिनों तक कर सकते हैं? 3 माह तक कर सकते हैं। अधिकतम 3 माह तक एकांत परिरोध कर सकते हैं। चले भाई आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों का है? भैया आपको मैंने कहा था ना आईपीसी में कुल कितने अध्याय पढ़ने हैं? आईपीसी में कुल कितने अध्याय पढ़ने हैं? तो आपका जवाब कितना आएगा? 23 अध्याय पढ़ने हैं। तो 23 अध्याय में से चौथा अध्याय क्या है? चौथा अध्याय आपका क्या है भाई? तो आप कह देंगे सामान्य अपवाद है। और पहले अपवाद में विस्तार है, दूसरे में परिभाषा है और तीसरे में दंड है। ठीक ना? पहले देखिए अध्याय में क्या है? अपवाद 4 में। अध्याय 2 में क्या है भाई? परिभाषा है। अध्याय 2 में क्या है? परिभाषा है। अध्याय 1 में क्या है? विस्तार या प्रस्तावना है। और अध्याय 3 में क्या है भाई? तो अपराध है। अध्याय 3 में क्या है? अपराध है। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर जिन्हें भाई लग रहा होगा कि बहुत कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं या कठिनाइयां हो रही हैं, तो लगातार आप हमारे साथ मूल विधि में बने रहें। आपको अंत तक बिल्कुल कठिनाइयां नहीं होंगी। आप सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल चुटकी में देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।